मेरा नाम आगम है और ये जो कहानी आप सुनने वाले हैं, इसमें गाड़ियाँ भी बोलती हैं, हवेलियाँ भी और सबसे ज़्यादा बोलता है वक्त, बस उसकी आवाज़ नहीं आती। गाड़ी निकालो आगम, जल्दी करो, हमें अभी शहर निकलना है। वकील साहब का वक्त बहुत कीमती है। हवेली के बड़े गेट पर खड़े ओमकार साहब चीख रहे थे। माथे पर पसीने के कतरे ऐसे चमक रहे थे जैसे डर ने पसीना नहीं, सच्चाई निचोड़ दी हो। उनकी नज़र बार बार कलाई पर बंधी उस महंगी घड़ी पर जा रही थी, लेकिन बेचैनी घड़ी की नहीं थी, वक्त की थी। मैंने खामोशी से सर झुकाया, गाड़ी की चाबी मुट्ठी में भींच ली। जी चाचा जी, बस 2 मिनट। मेरे मुंह से चाचा शब्द निकला और हवा भारी हो गई। खबरदार! ओमकार साहब की आंखों में नफरत उतर आई और उंगली उठी, जैसे कि चेतावनी नहीं दे रहे, वो फैसला सुना रहे हों। मुझे चाचा मत कहा करो, तुम सिर्फ इस हवेली के ड्राइवर हो। ड्राइवर समझे तुम? अपनी औकात में रहो। अगर आज रमेश की पेशी नहीं होती ना, तो तुम्हारी जुबान यहीं खींच लेता। उनके शब्द कांप नहीं रहे थे, मगर आवाज में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। शायद डर, वो डर जो ताकतवर लोगों के चेहरे पर बहुत देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। जल्दी गाड़ी निकालो, देर हो रही है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से ड्राइविंग सीट संभाली और इंजन स्टार्ट किया। शीशे से देखा, ओमकार साहब पिछली सीट पर बैठते ही हाथ जोड़कर कुछ बड़बड़ाने लगे। ऊपर वाले, मेरे बेटे को ठीक रखना, वो चौधरी मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। इस बार मामला बहुत ज्यादा संगीन है। उनकी आवाज कांप रही थी, वो कपकपाहट जो मैंने कभी उनके चेहरे पर नहीं देखी। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ऐसी मुस्कुराहट जो पिछली सीट पर बैठे हुए उस आदमी को कभी नजर नहीं आ सकती थी। वो शहर के सबसे बड़े वकील एडवोकेट राघव से मिलने जा रहे थे। अपने बेटे को बचाने के लिए उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गाड़ी में वो बैठे हैं, उसका ड्राइवर ही उनकी तकदीर का अगला मोड़ लिखने वाला है। वो जिस रखवाले की तलाश में पागल हो रहे थे, वो उनकी जूतों की नोक पर बैठा हुआ यही नौकर है, यानी कि मैं। वक्त का पहिया भी कितना अजीब होता है ना। कल तक जो इंसान मुझे मेरे ही घर से धक्के देकर निकाल रहा था, आज वही मेरी मदद का मोहताज था और उसे इस बात की खबर तक नहीं थी। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिंदगी की रफ्तार ने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। ये गाड़ियाँ, ये हवेली, ये सब कभी मेरे पापा की हुआ करती थी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लाडला, अपने घर का वारिस, और आज आज मैं उसी घर का ड्राइवर हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। मेरे पापा इसी गांव की मिट्टी में पले बड़े थे, जबकि मेरे चाचा ओमकार साहब को शुरू से ही शहर की रंगीनियों का बहुत ज्यादा शौक था। और दादा के जाने के बाद जायदाद बांटी गई तो चाचा अपना हिस्सा लेकर शहर चले गए। पापा को अपनी मिट्टी से बहुत ज्यादा प्यार था, तो उन्होंने अपना हिस्सा संभाल लिया और अपनी मेहनत से ही उसको दुगना तिगना करके और बढ़ा दिया। मुझे याद है वो दिन जब मैं छोटा सा था, तो पापा मुझे गोद में बिठाकर कहते थे कि आगम बेटा, ये हवेली सिर्फ ईंट या पत्थर की नहीं बनी है, ये हमारी इज्जत है, तुमने बड़े होकर इसकी रखवाली करनी है। और मैं हंसते हुए उनके गले लग जाता था। हमारी जिंदगी बहुत ही सुकून की गुजर रही थी। पापा ने अपनी मेहनत के बलबूते पर इतना कुछ बना लिया था कि लोग देखकर जलन करते थे। इतनी बड़ी हवेली, दुकान, हर चीज पापा के नाम थी। चाचा कभी कभी शहर से मिलने आ जाते तो पापा उनकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते। हालांकि मैंने अक्सर चाचा की आंखों में पापा की तरक्की देखकर एक अजीब सी जलन महसूस की थी, पर उस वक्त मैं खुद बच्चा था, उन चीजों को इतना समझ नहीं सकता था। मेरी पढ़ाई के लिए पापा ने मुझे शहर के अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया। मैं हॉस्टल में रहता था और फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। जिंदगी फूलों की सेज की तरह लगती थी। मुझे क्या खबर थी कि कांटे मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। वो एक मनहूस शाम थी जब वार्डन ने मुझे ऑफिस में बुलाया। उनका चेहरा उतरा हुआ था। आगम बेटा, हौसला रखना, तुम्हारे घर से फोन आया है। उनके शब्द मेरे कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। तुम्हारे पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तुम्हारी माँ और पापा दोनों मौजूद थे। इस लम्हे मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं कैसे हॉस्टल से निकला, कैसे गांव पहुंचा, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। जब मैं हवेली पहुंचा तो वहां पर कोहराम मचा हुआ था। लोग जमा हो रहे थे, औरतें रो रही थी। मेरे सर से मेरे पापा और माँ दोनों का साया
हमेशा के लिए उठ गया था। मेरा सब कुछ ही लुट चुका था। मैं गम से निहाल पत्थर बना हुआ एक कोने में बैठा हुआ था। मेरी आंखें सूज गई थी, शायद आंसू भी अब मेरे नसीब से रूठ गए थे। फिर उनके अंतिम संस्कार के बाद ओमकार चाचा शहर से अपनी फैमिली को लेकर हवेली आ गए। लोगों के सामने उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया था, लेकिन उनके इस एहसास में वो अपनापन बिल्कुल भी नहीं था जो पापा के गले लगने में मुझे महसूस होता था। कि तुम फिक्र मत करो आगम, चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए तेज आवाज में कहा था, ताकि सब लोग सुन सकें। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे बाप की जगह पर हूँ। ये सब कुछ अब मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया। मुझे लगा कि चाचा सच में मुझे संभाल लेंगे, पर मैं नहीं जानता था कि कैसे वो एकदम बदल जाएंगे। अभी माँ और पापा को गुजरे हुए 30 दिन भी नहीं हुए थे कि चाचा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक सुबह मैं अपने कमरे में पापा की तस्वीर लिए हुए बैठा था कि अचानक से चाचा जी अंदर आ गए। उनके हाथ में कुछ कागजात थे। आगम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनका लहजा उस पल काफी बदला हुआ सा था। उसमें वो नकली प्यार जो वो माँ और पापा के देहांत के वक्त दिखा रहे थे, अब गायब हो गया था। मैंने सर उठाया, कहा कि जी चाचा जी, देखो बेटा, तुम्हारे पापा ने अपना कारोबार फैलाने के चक्कर में बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा था। उन्होंने कागजात मेरे सामने फेंकते हुए झूठ बोला। ये देखो, उन्होंने हवेली और जमीन मेरे पास गिरवी रखवाई थी ताकि मैं इसका कर्जा उतार सकूं। अब क्योंकि वो नहीं रहे, तो कानूनी तौर पर ये सब कुछ अब मेरा ही है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का सा रह गया। पर चाचा, पापा ने तो कभी किसी कर्ज का जिक्र भी नहीं किया। हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा था ना। अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता बेटा, कारोबार के दांव पेच। चाचा ने सख्ती से मुझे टोक दिया। उनकी आंखों में लालच की चमक साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सारा हिसाब कर लिया है। तुम्हारे पापा पर इतना ज्यादा कर्ज था कि सब कुछ बेचकर भी पूरा नहीं होता। वो तो मैंने भाई के नाम की लाज रखने के लिए खामोशी बनाए रखी। मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था, पर मैं अकेला था और वो ताकतवर थे। मैंने गांव के कुछ बड़ों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन चाचा ने पहले ही सबको शीशे में उतार लिया था। उन्होंने सबको अपनी साइड पर कर लिया था। वो शहर के चालाक आदमी थे और गांव के सीधे साधे लोगों को अपनी बातों में उलझाना वो अच्छे से जानते थे। सबने यही कहा कि ओमकार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तुम्हारे चाचा भी हैं। तुम्हारा बुरा क्यों चाहेंगे? और फिर वो तुम लोगों से कितना प्यार करते हैं। चाचा ने मेरा सामान मेरे ही कमरे से बाहर निकलवा दिया। ऊपर वाला पोर्शन अब रमेश और मेरी बेटियों के लिए है। चाचा ने बेरहमी से कहा था, तुम अगर यहाँ पर रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी रोटी खुद ही कमानी होगी। ऐसे मुफ्त की रोटी तोड़ने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है मेरे पास। मैं अपनी ही हवेली के बैठक में खड़ा हुआ, आंखों में आंसू लिए, उस इंसान को देख रहा था जिसको पापा ने हमेशा सर आंखों पर ही बिठाया था। तो मैं कहाँ पर जाऊं? चाचा, मेरी आवाज मुश्किल से ही निकली। उस क्वार्टर में जगह खाली है, वहां पर रह लो। चाचा ने नफरत से ड्राइवर के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा था। और हाँ, पुराना ड्राइवर भी छुट्टी पर गया हुआ है, तो मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है। अगर तुम हवेली में रहना चाहते हो तो गाड़ी चलानी ही होगी, खाना मिल जाया करेगा और रहने की जगह भी, वरना सामने रास्ता खुला हुआ है, जहां मर्जी है जाओ। उस पल मेरा दिल चाहा कि चीखूं चिल्लाऊं और सबको बताऊं कि ये झूठ है, ये धोखा है। पर मैं जानता था कि मेरी फरियाद, मेरी मिन्नतें सुनने वाला कोई भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मैं गांव छोड़ जाता और दर दर की ठोकरें खाता फिरता, या फिर अपनी हवेली में नौकर बनकर रह लेता और वक्त का इंतजार करता। मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया था, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता था। मैं जानता था कि सिर्फ पढ़ाई ही वो ताकत है जिससे मैं अपना हक वापस ले सकता हूँ। मुझे मंजूर है, मैंने सर झुकाकर कहा था। चाचा के होठों पर एक जीत भरी मुस्कुराहट फैल गई। उनको लगा कि उन्होंने मुझे तोड़ दिया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्होंने एक चट्टान को हिलाने का काम शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से आगम मालिक से एक नौकर बन के रह गया। मैंने ड्राइवर की वर्दी पहन ली। वही हवेली जहां पर मेरा हुक्म चलता था, अब वहां पर मुझे हुक्म दिया जाने लगा। चाचा की बेटियों को स्कूल छोड़ने जाना, चाचा को शहर ले जाना और चाची के लिए बाजार से सौदा लाना, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी बन गया। रात को जब सब सो जाते तो मैं क्वार्टर की हल्की सी रोशनी में अपनी किताबें खोलकर बैठ जाता। मैंने चाचा से छुपकर अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई थी। मैं प्राइवेट एग्जाम देता रहा। मेरी आंखों में नींद की जगह इंतकाम नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का एक नया जुनून था, गहरा जुनून।
मैं चाचा को दिखाना चाहता था कि वो जायदाद तो छीन सकते हैं, लेकिन मुकद्दर को नहीं छीन सकते। चाचा शहर के रहने वाले थे। उनको गांव के रस्मों रिवाज और यहाँ के नज़ाकत का पता नहीं था। शहर की दौलत और हवेली के गुरूर ने उनको अंधा करके रख दिया था। वो समझते कि पैसा ही हर परेशानी का हल है। यहाँ के चौधरी हर्षवर्धन साहब बहुत ज्यादा ताकतवर और ईगो वाले इंसान थे। गांव में उनकी बात पत्थर की लकीर समझी जाती थी। चाचा की अकल चौधरी साहब को एक आंख भी नहीं भाती। चाचा जब भी गांव की पंचायत में बैठे हुए होते तो हर्षवर्धन साहब की बात को काटने की कोशिश करते। वो हर वक्त अपनी दौलत का रोब झाड़ते। ये देहाती गांव के लोग क्या जाने कि कानून क्या होता है। इन्हें किसी बात की अकल ही नहीं। चाचा अक्सर घर में कहा करते थे। यही तकरार धीरे धीरे दुश्मनी में बदलने लगी और फिर वो हादसा हो गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चाचा का बेटा रमेश जो बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा था, उसको भी अपने बाप की ही तरह खुद पर बहुत ज्यादा गुरूर और घमंड था। एक दिन बाजार में रमेश और चौधरी साहब के बेटे सीनू का आमना सामना हो गया। बहस की बात तो मामूली सी थी, लेकिन धीरे धीरे वो बात ज्यादा बढ़ गई। फिर दोनों तरफ जवान खून था और ईगो पर बात आ गई थी, जिस वजह से वो लोग हाथापाई तक पहुंच गए। बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मैं उस वक्त कुछ दूरी पर ही गाड़ी में मौजूद था। चाचा के लिए दवाइयां लेने के लिए आया था। शोर सुनकर मैं भागा हुआ आया। मैंने देखा कि रमेश और सीनू आपस में झगड़ रहे थे। अचानक से सीनू ने गुस्से में आकर अपनी जेब से कुछ निकाला। वो खतरनाक औजार था। लोगों में एकदम भगदड़ मच गई। रमेश ने अपने बचाव के लिए सीनू को धक्का दिया। सीनू का पांव फिसल गया और वो पास ही पड़े हुए एक भारी से पत्थर पर जाकर गिर गया। और फिर एक खौफनाक आवाज आई। फिर गहरी खामोशी छा गई। सीनू जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके सर पे बहुत ज्यादा चोट की वजह से उसकी जिंदगी वहीं खत्म होती हुई नजर आ रही थी। ये सब इतना अचानक से हुआ कि किसी को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। रमेश भी घबराकर पीछे हट गया। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो खुद गिरा है, वो चीखने लगा। पर तब तक बहुत देर हो गई थी। चौधरी हर्षवर्धन साहब के साथियों ने रमेश को घेर लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से रमेश को गाड़ी में डाला और वहां से निकल गया। अगर उस वक्त हम वहां से नहीं निकलते तो शायद सब लोग रमेश को वहीं पर खत्म कर देते। हवेली पहुंचकर जब रमेश ने चाचा जी को सारी बात बताई तो चाचा के पैरों से जमीन निकल गई थी और थोड़ी ही देर में पुलिस की गाड़ी हमारी हवेली के बाहर आ खड़ी हुई थी। हर्षवर्धन साहब ने अपने बेटे के हादसे की मौत को एक प्लान के तहत किए गए हमले का रंग दे दिया और एक एफआईआर भी दर्ज करवा दी। इल्जाम बहुत ही संगीन था। इरादा जान से मारने की कोशिश की तरफ था। चाचा ने हाथ पांव मारने की कोशिश की, अपना सारा जोर लगा दिया, लेकिन चौधरी साहब के सामने उनकी एक भी नहीं चली। इस तरह रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हालत ये आ गई थी कि चाचा का इकलौता बेटा जेल की सलाखों के पीछे था और केस बहुत ही कमजोर था। गवाह चौधरी साहब के थे और सबूत भी उनके ही खिलाफ जा रहे थे। चाचा को ये दौलत, ये हवेली, सब कुछ बेमतलब सा लगने लगा। आज वही दिन था जब चाचा को किसी ने ये मशवरा दिया था कि इस मुसीबत से सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता है, शहर का कानून डॉन एडवोकेट राघव। सुना था कि वो वकील नहीं, जादूगर है। जादूगर, हारे हुए केस को भी जीतना उसके बाएं हाथ का खेल है। चाचा ने फौरन से उससे मिलने की ठान ली थी। गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। शीशे से नजर आने वाला मंजर धुंधला रहा था। शायद मेरी आंखों की नमी थी या फिर मौसम का ही असर। गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ आगम, चाचा की आवाज झुंझलाई हुई थी। अगर हम वक्त पर नहीं पहुंचे तो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। तुम्हें पता भी है कि वो कितना बड़ा वकील है। मैंने खामोशी से एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। जानता हूँ चाचा जी, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने दिल ही दिल में कहा। चाचा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो फोन पर लगातार किसी से बात कर रहे थे, मिन्नत कर रहे थे। वो इंसान जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज अपने बेटे की जिंदगी के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। कुदरत का इंतकाम भी कितना ज्यादा खामोश होता है। चाचा मेरी जायदाद हड़पकर मुझे ही बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन आज वो अपनी ही औलाद को बचाने के लिए अपनी सारी दौलत को लुटाने को तैयार थे। हम शहर की हद में दाखिल हो गए। बड़ी बड़ी इमारतें हमारा स्वागत कर रही थी। ये वो शहर था जहां पर मैंने अपनी रात जागकर गुजारी, जहां पर मैंने ड्राइवर की नौकरी के बीच छुप छुप कर कॉलेज में क्लासेस ली थी। अब हमारी गाड़ी कचहरी की तरफ मुड़ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज सालों की मेहनत रंग लाने वाली थी।
आज मुखौटा भी उतरने वाला था। गाड़ी पार्किंग में लगाओ और यहीं पर रुको। चाचा ने गाड़ी रुकते ही हुक्म दिया। मैं वकील साहब से मिलकर आता हूँ। मैंने गाड़ी रोक दी। चाचा तेजी से उतरे और कोट का बटन लगाते हुए आगे बढ़ गए। मैंने उनको जाते हुए देखा। फिर मैंने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, डैशबोर्ड से अपना काला चश्मा उठा लिया और आंखों पर लगाया। मैंने गहरी सांस ली। चलिए चाचा, आपसे मुलाकात अब आपके वकील के चैम्बर में ही होगी। मैं गाड़ी पार्किंग में लगाकर वहीं पर खड़ा रहा। मेरी नज़र लगातार कचहरी की उस आलीशान सी इमारत पर जमी हुई थी जहां पर इंसाफ बिकता था और मिलता भी था। ओमकार चाचा तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर गए। उनके चलने के अंदाज में वो पुराना सा कॉन्फिडेंस अब नहीं रहा था, बल्कि एक अजीब सी लड़खड़ाहट आ गई थी। मैंने सुकून का एक गहरा सांस लिया और सीट की पीठ से सर टिका दिया। मैं जानता था कि अंदर क्या होने वाला है। मैंने अपने जूनियर, जो मेरे चैम्बर में मेरा असिस्टेंट भी था, उसको पहले ही कह दिया था कि आज आने वाले किसी भी क्लाइंट को मुझे ना मिलने दिया जाए, खास तौर पर अगर उसका नाम ओमकार हो और वो गांव से आया हो। तकरीबन आधे घंटे बाद चाचा वापस आए तो उनका चेहरा लाल हो रहा था। वो गुस्से और मायूसी की मिली-जुली हालत में थे। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा जोर से खोला और सीट पर एकदम से बैठ गए। लूट-मार मचा रखी है सबने। चाचा ने मुट्ठी बंद करके सामने वाली सीट पर मारी। उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा झुंझलाहट थी। मैंने फौरन से गाड़ी स्टार्ट करी और शीशे से उनकी तरफ देखा। क्या हुआ है चाचा जी? वकील साहब नहीं मिले? मैंने बहुत ही मासूमियत से सवाल किया, हालांकि जवाब मुझे पता था। अरे खाक मिलूंगा, वो तो खुद को न जाने क्या समझ कर बैठा है, चाचा ने नफरत से कहा। और फिर मैं बस उस खिड़की से बाहर देखने लगा। उनके मुंशी ने कहा कि एडवोकेट राघव साहब अभी ज़रा बिजी हैं। वो छोटे मोटे केस ऐसे खुद नहीं देखते। कहता है कि पहले फाइल जमा करवाओ। अगर वकील साहब को केस में जान लगी या वो स्ट्रांग लगा तो वो खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। घमंड तो देखो जरा इस इंसान का, बात तक करने को भी तैयार नहीं है। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया। ये वही घमंड था जो कभी चाचा के अंदर होता था। आज वही व्यवहार जब उनके सामने आया तो उनको कितनी तकलीफ हो रही थी। तो अब क्या हुक्म है चाचा जी? वापस हवेली चले या फिर किसी और वकील के पास जाना है? मैंने नरम लहजे में पूछा था। वापस चलो, चाचा ने थके हुए लहजे में मुझसे कहा और आंखों को बंद कर लिया। शहर के 4 बड़े वकीलों के पास हो आया हूँ। सबने केस फाइल देख ली और केस लेने से मना कर दिया है। चौधरी हर्षवर्धन का नाम सुनते ही सबके पैर जलने लगते हैं। कोई भी उसे टक्कर नहीं लेना चाहता। सिर्फ एक यही एडवोकेट राघव बचा है जो किसी से नहीं डरता, पर उस तक पहुंचना खुद एक बहुत बड़ा काम है जो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। वापसी का सफर खामोशी में गुजरा। चाचा जी पूरे रास्ते फोन पर अलग अलग लोगों से बातें करने की कोशिश करते रहे, पर हर तरफ से उनको मायूसी ही मिली। वो इंसान जो गांव में अपनी ताकत के नशे में चूर रहता था, आज शहर की सड़कों पर एक बेबस बाप बना हुआ घूम रहा था। हवेली पहुंचते ही वो गम टूट पड़ा। चाचा की पत्नी यानी मेरी चाची, जो कभी मेरी माँ के साथ बैठना अपनी बेइज्जती समझती थी, वो दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। चाचा को खाली हाथ देखकर उनकी चीखें निकल गईं। कुछ नहीं किया आपने? मेरा बेटा वहां पर जेल की काल कोठरी में सड़ रहा है और आप यहाँ पर हाथ रखे हुए वापस आ गए। चाची ने रोते हुए चाचा के गिरेबान को पकड़ लिया। उनका मेकअप आंसू से धुल गया था और चेहरे पर डर था। मैं क्या करूं? मैंने क्या नहीं करा अपने बेटे के लिए? चाचा ने बेबसी से उनको खुद से अलग किया। शहर का हर एक दरवाजा खटखटा लिया। कोई भी वकील केस लेने को तैयार ही नहीं है। सब कहते हैं कि केस कमजोर है, गवाह सारे हमारे खिलाफ हैं। चौधरी हर्षवर्धन ने ऐसा जाल बनाया कि उससे निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। मैं खामोशी से उनके पास से गुजरा और अंदर जाने लगा तो चाचा जी की नज़र मुझ पर पड़ी। अरे आगम, खड़े हुए क्या देख रहे हो तमाशा? जाओ यहाँ से, जाकर मेरे लिए पानी लाओ, मेरा हलक सूख रहा है। उन्होंने मुझे डांटा, हालांकि उनकी अपनी हालत रहम के काबिल थी। अभी लेकर आता हूँ, ये कहकर मैंने सर झुका लिया और किचन की तरफ बढ़ गया। मैं उनकी बदतमीजी का बुरा नहीं मानता था, क्योंकि मैं जानता था कि ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है जो मुझ पर निकल रही है। पानी का गिलास लेकर आया तो चाचा सर पकड़े हुए सोफे पर बैठे हुए थे और चाची जमीन पर बैठी हुई रो रही थी। अगर मेरे रमेश को कुछ हो गया तो मैं इस पूरी हवेली को आग लगा दूंगी। ओमकार साहब, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अपनी सारी दौलत लुटा दो, चाहे कुछ भी करो। चाची की आवाज में ममता का दर्द दिख रहा था जो पत्थर दिल को भी पिघला सकता था, पर मैं पत्थर नहीं था।
मैं तो वो मूर्ति था जिसको उन्होंने खुद ही बनाया था। अगली सुबह चाचा ने मुझे जल्दी से तैयार होने का हुक्म दिया। आज रमेश से जेल में मुलाकात का दिन था। हम सुबह सवेरे निकले। जेल के बाहर का माहौल बहुत ज्यादा घुटन से भरा हुआ था और ऊंची दीवार, पुलिस वालों की बदतमीजी, ये सब चाचा के लिए नया था, मगर मेरे लिए नहीं। मैं अपने कॉलेज के दिनों में अक्सर इस माहौल से गुजरता रहा था। मुलाकात का कमरा बदबूदार और अंधेरे से भरा हुआ था। सलाखों के उस पार जब रमेश आया तो उसको पहचानना भी मुश्किल लग रहा था। वो लड़का जो ब्रांडेड कपड़ों के बिना घर से भी नहीं निकलता था और आज जेल के मेले कुचेले कपड़ों में मौजूद था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और आंखों में डार्क सर्कल्स पड़ गए थे। पापा। रमेश अपने पापा को देखते हुए फूट फूट कर रो पड़ा था। पापा, मुझे यहाँ से निकालिए, मैं वरना यहीं पर मर जाऊंगा। यहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं। वो मुझे बहुत मारते पीटते हैं, मुझे गाली देते हैं। मुझे अपने घर जाना है। चाचा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आगे बढ़े और सलाखों के बीच से हाथ डालकर रमेश का चेहरा छुआ और कहने लगे, हौसला रखो मेरे शेर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने की। बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। चाचा की आवाज़ रोनेहार हो गई। वो अपने बेटे को दिलासा तो दे रहे थे, मगर उनके अपने लहजे में यकीन की कमी थी। मैं पीछे दीवार से टेक लगाए हुए ये सब कुछ देख रहा था। रमेश की हालत देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तरस आया। बल्कि तरस नहीं आया, मुझे वो वक्त याद आ गया जब उसने मुझे मेरे ही घर से धक्का देकर निकाला था। पापा, वो चौधरी का बेटा झूठ बोल रहा है। मैंने उसको जानबूझकर धक्का नहीं दिया था। वो हादसा था। आप किसी बड़े वकील को क्यों नहीं लेकर आते? रमेश ने सिसकते हुए कहा। मैं गया था बेटा, एडवोकेट राघव के पास, पर उससे मिलना बहुत मुश्किल है। चाचा ने शर्मिंदगी से सर को झुका लिया। ये नाम सुनते ही मैं चौंक गया। रमेश ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो मुझे भी मदद की उम्मीद से देख रहा हो। हालांकि मैं उसके लिए सिर्फ एक ड्राइवर था। वापसी पर चाचा बिल्कुल ही खामोश थे। गाड़ी चलाते हुए मैंने महसूस किया कि वो अंदर से टूट रहे हैं। आगम बेटा, अचानक से हल्की आवाज में मुझे आवाज दी। शायद ये सालों बाद था कि उन्होंने मुझे बेटा कहा था। जी चाचा जी। मैंने चौंक कर देखा। वो बोले, तुम शहर आते जाते रहते हो, तुम्हारा उठना बैठना भी पढ़े लिखे लोगों में है। क्या तुम किसी ऐसे वकील को जानते हो जो हमारी मदद कर सके? मैं उसे मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार हूँ। उनका लहजा सवाल से भरा नहीं, बल्कि भिखारियों वाला था। वो इंसान जो मुझे जायदाद से बेदखल कर चुका था, आज मुझसे ही मदद मांग रहा था। मैंने एक पल के लिए सोचा, ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, मगर ये मौका अच्छा था। चाचा, मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। मैं भला इतने बड़े लोगों को कैसे जान सकता हूँ? पर हाँ, सुना है कि वो एडवोकेट राघव बहुत ही काबिल और अच्छा आदमी है। अगर वो केस ले ले तो रमेश बच सकता है। मैंने तीर अंधेरे में चलाया, लेकिन वो मिलता ही नहीं है ना। चाचा ने झुंझलाकर कहा, उसके नखरे ही खत्म नहीं होते। मैं कोशिश करके देखता हूँ। मैंने डरते डरते कहा था, मेरा एक पुराना दोस्त कचहरी में मुंशी है, शायद वो कोई रास्ता निकाल दे हमारे लिए। उस पल चाचा की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक गई थी। वो सीट से थोड़ा सा आगे हुए। तुम सच में कर सकते हो ऐसा? आगम, अगर तुमने ये मुलाकात करवा दी तो मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जो मांगोगे मैं दूंगा। उस वक्त मैंने दिल में सोचा, जो मैं मांगूंगा चाचा, वो देने के लिए आपको बहुत ही बड़ा दिल चाहिए। मैंने सर हिला दिया। आज ही अपने दोस्त से बात करता हूँ चाचा जी, आप फिक्र नहीं करिए। रात को जब हवेली की रोशनियां बंद हुई, मैं अपने क्वार्टर में गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने अपने बिस्तर के नीचे छुपाया हुआ मोबाइल निकाला और सिम कार्ड बदल दिया। ये वो नंबर था जो सिर्फ मेरे खास क्लाइंट्स और स्टाफ के पास था। मैंने अपने असिस्टेंट सर्वेश को कॉल मिलाई। हेलो सर। दूसरी तरफ से फौरन से जवाब आया, सर्वेश, कल सुबह 10 बजे ओमकार साहब को कॉल करना। मैं अपने वकील वाले लहजे में बोला, जो कि ड्राइवर आगम के लहजे से बिल्कुल ही अलग था। उसको ऑर्डर दिया, उनको तुम कहना कि एडवोकेट राघव साहब ने उनकी फाइल देख ली है। केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर वो मिलने के लिए तैयार हैं। जी सर, समझ गया, पर क्या टाइम दूं मुलाकात का? सर्वेश ने पूछा। उनको तुम कहना कि कल कचहरी आ जाइए, पर एक बात याद रखना, उनको ये बात दिलाने की कोशिश करना कि वकील साहब बहुत ही मुश्किल से माने हैं और ये उनके पास आखिरी मौका है। अगर वो लेट हुए या फिर उन्होंने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो वकील साहब केस छोड़ देंगे। मैंने सख्ती से कहा था। सर, आप फिक्र नहीं करिए, मैं उनको ऐसा घुमाऊंगा कि वो घबरा जाएंगे। सर्वेश हंस पड़ा।
मैंने फोन बंद किया और मुस्कुराया। जाल अच्छी तरह बिछ गया था। मछली खुद ही कांटे की तरफ आ रही थी। मैंने मेज पर पड़ी हुई कानून की किताब खोली। मुझे रमेश का केस तैयार करना था। ये सिर्फ चाचा का झुकने का मामला नहीं था, ये एक बेगुनाह को फांसी से बचाने का मामला भी था। मैं जानता था कि रमेश बिगड़ा हुआ जरूर है, पर वो कातिल तो नहीं था, और मेरा काम मुझे इजाजत भी नहीं देता कि मैं किसी के इंतकाम के लिए इंसाफ का खून होते हुए देख जाऊं। मेरा इंतकाम तो चाचा से था, उनके बेटे की जिंदगी से नहीं। अगले दिन हवेली में अजीब सी बेचैनी थी। चाचा फोन के पास बैठे हुए थे, जैसे किसी की कॉल का इंतजार कर रहे हों जिससे चमत्कार होगा। मैं बैठक में गाड़ी धो रहा था जब फोन की घंटी बजी। चाचा ने झपटकर फोन को उठा लिया। हेलो जी, मैं ओमकार बोल रहा हूँ। उनकी आवाज में कपकपाहट थी। मैंने कपड़ा निचोड़ते हुए तिरछी निगाहों से उनको देखा। जी बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला आपका भला करे। मैं पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल वक्त पर पहुंच जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जी ने रिसीवर रखा तो उनका चेहरा खिल उठा था। वो तेजी से बैठक में आए। आगम, कहाँ हो? उन्होंने खुशी से आवाज लगाई थी। तेरा काम हो गया बेटा, वकील साहब मान गए। उन्होंने कल ही बुलाया है। लगता है कि तेरी सिफारिश काम कर गई, या फिर मेरा नसीब ही जाग गया। मैं सीधा खड़ा हुआ और हाथों से झाग साफ करे। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है चाचा। ऊपर वाला रमेश भाई की मदद करे। मेरे लहजे में अपनापन था। तैयारी कर लो, कल हमें वक्त से पहले ही पहुंचना है। इस बार मैं कोई गलती नहीं चाहता हूँ। अगर ये वकील हाथ से निकल गया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाचा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा था। शायद वो ऊपर वाले का शुक्र कर रहे थे। मुझे उन पर तरस भी आ रहा था और हंसी। वो ऊपर वाले का शुक्र कर रहे थे, पर जिसने उनकी मदद की उसकी डोर तो उनके भतीजे के हाथ में थी, जिसको उन्होंने बेकार समझा। रात को जब मैं चाचा के लिए दवा लेकर उनके कमरे में गया तो वो किसी गहरी सोच में खोए हुए थे। यही मेज पर रख दो, उन्होंने इशारा किया। मैं दवाई रखकर पलटने ही लगा तो उन्होंने रोका। आगम, तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? उनकी आवाज में एक ऐसा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो एक बाप का डर था। मैंने जिंदगी में बहुत सख्तियां देखी, बहुत लोगों को गिराया भी, पर आज अपनी औलाद के लिए डर लग रहा है। अगर रमेश को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उनकी आंखों में नमी तैर रही थी। ये वो पल था जब मेरा दिल चाहा कि उनको सब कुछ सच बता दूं, उनको दिलासा दूं कि मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पर फिर मुझे पापा का चेहरा याद आ गया। वो धक्के याद आ गए जो मुझे इस घर से निकालते वक्त दिए गए थे। ऊपर वाला बेहतर करेगा चाचा जी, आप बस अपनी नियत साफ रखें। मैंने अपनी बात कही और कमरे से निकल गया। मैं जानता था कि कल का दिन बहुत ही भारी होने वाला है। चाचा कचहरी में जाएंगे उम्मीद लेकर, और वहां पर उनका सामना अपनी जिंदगी के सबसे ही बड़े झटके से होगा। स्टेज तैयार था, किरदार अपनी अपनी जगह खड़े थे, बस पर्दा उठाने की ही देर थी। रात का पिछला पहर था और हवेली पर एक अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। खामोशी इतनी ज्यादा गहरी थी कि वो किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज भी दिल दहला देती। मैं अपने क्वार्टर में बैठा हुआ अगले दिन की तैयारी कर रहा था। मेरी चारपाई पर वो कपड़े पड़े हुए थे। एक वो खाकी वर्दी जो उस हवेली के ड्राइवर की पहचान थी, और दूसरा वो काला सा सूट जो शहर के सबसे बड़े वकील का था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फौरन से काला सूट छुपा दिया और दरवाजा खोल दिया। सामने चाचा जी खड़े थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और हाथों में फाइल कांप रही थी। आगम, तुम अभी तक जाग रहे हो? चाचा की आवाज में वो रौब नहीं रहा था जो कभी हुआ करता था। जी चाचा जी, बस गाड़ी साफ करके अभी लेटने ही लगा था। सुबह जल्दी निकलना है ना? मैंने उनको जवाब दिया। हाँ, इसलिए तो आया हूँ कि तुम्हें याद दिला दूं कि सुबह गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर हम 1 मिनट भी लेट हो गए तो वकील साहब मुलाकात रद्द कर देंगे। मैंने सुना है कि वो वक्त का बहुत ज्यादा पाबंद है। चाचा ने परेशानी से माथे पर हाथ फेर दिया। आप फिक्र नहीं करिए चाचा जी, मैं अलार्म लगाकर सोऊंगा। गाड़ी बिल्कुल तैयार है, टैंक भी फुल है। मैंने उनको तसल्ली दी। चाचा वहीं पर चौखट पर बैठ गए। वो शायद अंदर से इतना ज्यादा डरे हुए थे कि उनको अकेलापन काट रहा था। तुम्हें पता है, आज मुझे नींद नहीं आ रही। मेरा रमेश वहां पर जेल के ठंडे फर्श पर सो रहा होगा। वो वहां पर परेशान हो रहा होगा। वो तो मैट्रेस के बिना सोता भी नहीं था। पता नहीं उसने कुछ खाया पिया भी होगा या नहीं। चाचा की आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं उनके पास बैठा। दिल में एक अजीब सा तूफान था। ये वही इंसान था जिसने मुझे मेरे ही पापा के घर से निकालकर क्वार्टर में फेंक दिया। तब उनको मेरी नींद या मेरी भूख का कोई ख्याल नहीं आया।
पर आज कुदरत ने हिसाब बराबर कर दिया। चाचा, ऊपर वाला बेहतर करेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैंने फॉर्मेलिटी के तौर पर ये बात कही थी। काश ये वक्त कभी नहीं आता। काश मैंने गांव के चौधरी हर्षवर्धन से दुश्मनी ही नहीं ली होती। अब मुझे अपनी दौलत, अपनी जमीन, सब कुछ बेकार लग रही है। अगर मेरा बेटा ही नहीं बचा तो ये सब किस काम का रहेगा। चाचा ने गहरी आह भरी और उठकर खड़े हुए। खैर, तुम सो जाओ, सुबह लंबा सफर तय करना है। वो ये कहकर अंधेरे में गायब हो गए। मैंने दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। चाचा की तरफ देखकर मुझे खुशी नहीं हुई, पर सुकून जरूर मिल गया था कि अब समय का पहिया घूमने वाला है। सुबह सूरज निकलने से पहले ही हम शहर के लिए रवाना हो गए। धुंध बहुत ज्यादा गहरी थी और सफर लंबा। गाड़ी चलाते हुए मैं बार बार शीशे से चाचा जी को देख रहा था। वो पिछली सीट पर बैठे हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे और बार बार अपनी घड़ी को ही देख रहे थे। गाड़ी जरा तेज चलाओ, हमें हर हाल में वहां पर 9 बजे कचहरी पहुंचना है, चाचा ने बेचैनी से कहा था। चाचा, धुंध बहुत ज्यादा है, अगर तेज चलाऊंगा तो ऊपर वाला न करे कि कहीं कोई हादसा हो सकता है। हम वक्त पर पहुंच जाएंगे, आप परेशान नहीं हो, मैंने नरमी से समझाया। अरे परेशान कैसे नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना कि ये आखिरी उम्मीद है। अगर एडवोकेट राघव ने केस लेने से मना कर दिया तो रमेश को कोई भी नहीं बचा सकेगा। वकील के मुंशी ने साफ कहा कि साहब मूड के आदमी हैं, अगर उनको फाइल पसंद आई तो ही बात करेंगे, वरना मिलेंगे भी नहीं। चाचा की आवाज कांप रही थी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया। वो ये नहीं जानते थे कि एडवोकेट राघव का मूड आज सिर्फ एक ही चीज पर लगा हुआ है, और वो है इंसाफ। शहर में दाखिल होते ही चहल पहल बढ़ गई। गाड़ियों का शोर और जिंदगी की भागदौड़ शुरू हो गई थी। मैंने गाड़ी कचहरी की तरफ मोड़ दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा जरूरी दिन था। आज मैं ड्राइवर आगम से एडवोकेट राघव बनने जा रहा था। मैंने गाड़ी कचहरी के दरवाजे से थोड़ा सा दूर रोक दी। चाचा, गाड़ी पार्किंग में लगाने में टाइम लगेगा, आप यहीं पर उतर जाइए ताकि आपको देर नहीं हो, मैं गाड़ी लगाकर आता हूँ। मैंने उनसे ये बात कही। हाँ, ये ठीक कह रहे हो तुम। चाचा फौरन से गाड़ी से उतर गए और फाइल सीने से लगाए हुए कहा कि मैं मुंशी के पास जा रहा हूँ, तुम गाड़ी लगाकर वहीं पर आ जाना, उन्होंने कहा और तेज तेज कदमों से भीड़ में खो गए। मैंने तसल्ली का सांस लिया। पहला मोड़ तो हो गया था। मैंने गाड़ी को आम पार्किंग की जगह वकील के वीआईपी पार्किंग की तरफ मोड़ दिया। गेट पर खड़े हुए गार्ड गाड़ी पहचान गए और फौरन से बैरियर हटाकर सैल्यूट किया। मैंने गाड़ी अंदर पार्क की और एक चैम्बर के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया। ये रास्ता सिर्फ मेरा स्टाफ इस्तेमाल करता था। मैं सीढ़ियां चढ़कर अपने ऑफिस में दाखिल हो गया। मेरा असिस्टेंट सर्वेश वहां पर मौजूद था और वो बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा था। सर, आप आ गए। ओमकार साहब भी पहुंच गए हैं, वो बाहर वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, सर्वेश ने खबर दी। गुड, उनको वहीं पर बैठाया रखो, उनको एहसास होना चाहिए कि वो किसी से मिल रहा है, मैंने कहा और अपने प्राइवेट रूम में चला गया। वो मैंने ड्राइवर की वर्दी उतार दी। शीशे के सामने खड़े होकर मैंने अपनी सफ़ेद शर्ट पहनी, काली टाई लगाई और फिर वो काला कोट पहना जो मेरी ताकत की निशानी था। बालों को ठीक किया और कलाई पर घड़ी बांध ली। अब आगम ड्राइवर नहीं बल्कि एडवोकेट राघव खड़ा हुआ था। मेरी आंखों में वही चमक आ गई जो कभी मेरे पापा की आंखों में हुआ करती थी। मैंने सर्वेश को इंटरकॉम पर कॉल करी। हाँ, क्या मामला है? सर, वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए हैं, बार बार पानी पी रहे हैं। मैंने उनको बता दिया है कि सर अभी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में है, बस फ्री होने ही वाले हैं, सर्वेश ने हंसते हुए बताया। ठीक है, उनको और 15 मिनट इंतजार करने दो। मैं चाहता हूं कि उनका सारा घमंड मिट्टी में मिल जाए ताकि जब वो मेरे सामने आए तो वो सिर्फ एक फरियाद करने वाले हों। मैंने ऑर्डर दिया और उस कुर्सी पर बैठकर रमेश के केस की फाइल दोबारा से देखने लगा। ये केस सच में बहुत कमजोर था, पर नामुमकिन नहीं। पुलिस की तफ्तीश में बहुत से झोल थे। चौधरी हर्षवर्धन साहब ने जज्बाती होकर एफआईआर तो कटवा दी, पर ठोस सबूत की कमी थी। अगर सही तरीके से इस बात की कार्रवाई की जाती तो रमेश बरी हो सकता था। पर मेरा मकसद सिर्फ रमेश को बचाना नहीं, बल्कि चाचा को उनकी गलती का एहसास भी दिलाना था। दूसरी तरफ वेटिंग रूम में चाचा ओमकार की हालत खराब हो रही थी। ये कमरा किसी 5 स्टार होटल की लंबी लॉबी जैसा था। नरम सोफे, ठंडी हवा और दीवारों पर लगी हुई बड़ी बड़ी पेंटिंग्स। चाचा ने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा वकील का ऑफिस नहीं देखा था। वहां आने वाले दूसरे क्लाइंट्स भी बहुत बड़े लोग लग रहे थे। कोई बिजनेसमैन था तो कोई सियासत वाला।
चाचा खुद को उन सब के बीच बहुत ज्यादा छोटा महसूस कर रहे थे। सर्वेश उनके पास आया और एक फाइल उनके सामने मेज पर रख दी। ओमकार साहब, वकील साहब अभी फ्री नहीं हुए, उनके पास कुछ काम है, आपको थोड़ी देर और इंतजार करना होगा, सर्वेश ने उनको बताया। कोई बात नहीं बेटा, मैं इंतजार कर लूंगा, बस मुलाकात हो जाए तो वही बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, चाचा ने कमजोर लहजे में कहा। वो इंसान जो गांव में किसी को अपने दर पर 5 मिनट भी इंतजार नहीं करवाता था, आज यहाँ पर घंटे से बैठा था। 15 मिनट के बाद मैंने सर्वेश को इशारा किया। सर्वेश ने वेटिंग रूम में जाकर ऐलान किया कि ओमकार साहब, वकील साहब आपके लिए फ्री हो गए, चलिए मेरे साथ। चाचा फौरन से खड़े हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से अपने कपड़ों को ठीक किया और सर्वेश के पीछे पीछे चल पड़े। वो एक लंबी सी गली से गुजर रहे थे जिसके दोनों तरफ मेरे अवार्ड और शील्ड्स लगी हुई थी। चाचा की नजरें उन कामयाबियों को देखकर और ज्यादा इम्प्रेस हो रही थी। मेरे ऑफिस के बड़े दरवाजे के बाहर 2 गार्ड्स भी खड़े हुए थे। उन्होंने सर्वेश को देखकर दरवाजा खोल दिया। अंदर सर्वेश ने रास्ता दिखाया। चाचा ने गहरी सांस ली और अंदर दाखिल हो गए। कमरा बहुत ही ज्यादा बड़ा था। सामने एक बड़ी सी मेज रखी थी जिसके पीछे एक आदमी कुर्सी की पीठ की तरफ मुंह करे हुए बैठा फाइल पकड़ रखी थी। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हेलो सर, चाचा ने बहुत कांपती हुई आवाज में कहा था। मैंने एक पल को कुछ भी नहीं कहा, फिर धीरे से फाइल बंद कर दी, सर को घुमाया और चाचा की तरफ देखा। मैंने काला चश्मा लगा रखा था इसीलिए कि वो फौरन से मेरी आंखों को नहीं देख सके और रोबदार आवाज में जवाब दिया था, बैठिए। चाचा तो बैठ गए पर उनकी नजर मुझ पर जमी हुई थी। शायद मेरी आवाज उनको जानी पहचानी सी लगी थी या शायद मेरा चेहरा उनको कुछ याद दिला रहा था, पर अभी उनका दिमाग उस तरफ नहीं जा सकता था कि शहर का ये वकील उनका अपना ड्राइवर भी हो सकता है। मैंने आपके बेटे का केस पढ़ा है, मैंने बात शुरू करी। हालत बहुत खराब है, चौधरी साहब ने जाल बहुत ही मजबूत बनाया है, दफा भी संगीन है, उम्र कैद या फांसी के आसार बहुत ज्यादा हैं। चाचा का रंग फीका पड़ गया। वो हाथ जोड़कर बोले कि वकील साहब, ऊपर वाले के लिए मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे पास जितना पैसा है सब ले लीजिए, जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मेरे रमेश को बचा लीजिए। वो बेकसूर है, उससे गलती हुई है पर वो कातिल नहीं है। मैंने सुकून से उनको देखा। पैसा तो बहुत है आपके पास, ओमकार साहब, मैं जानता हूँ। वो जायदाद जो आपने अपने भाई के बेटे से छीनी थी, वो भी तो आप ही के पास है ना? ये बात सुनकर चाचा को जैसे करंट लग गया। वो अपनी जगह पर सुन बैठे रह गए। उनकी आंखें हैरत से फैल गई थी। आपको कैसे पता? उनकी आवाज हलक में अटक गई। वकील हूँ ओमकार साहब, क्लाइंट की रग रग को जानता हूँ, मेरा काम ही यही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा था। उनकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। वो गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठे थे, हाथ फाइल पर टिके हुए। उनके चेहरे पर डर और उम्मीद का अजीब सा मिला जुला एहसास था। वकील साहब, अगर आप इसे संभाल लेंगे। उनकी आवाज कांप रही थी। हर शब्द के साथ उनकी उम्र और पछतावा झलक रहा था। मैंने काले चश्मे के पीछे मुस्कुराते हुए कहा कि ओमकार साहब, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तैयारी के साथ कल कोर्ट में सब कुछ संभाल लूंगा। रमेश का केस कुछ जटिल है लेकिन इंसाफ संभव है, हमें बस सही तरीके से कदम उठाने होंगे। उनकी नजरें मेरी तरफ टिकी रहीं, मानो वो मेरी हर बात को तोल रहे हों। वो आदमी जो कभी किसी को अपने घर से निकाल फेंकता था, आज उसी इंसान की मदद मांग रहा था जिसकी औकात उसने हमेशा कम समझी थी। मैं अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ, बस यही मेरी गुजारिश है। ओमकार साहब ने फाइल को कसकर थामते हुए कहा। मैंने फाइल को संभालकर उनके सामने रखा। ओमकार साहब, अब सिर्फ इंतजार और सही तरीके की जरूरत है। कल सुबह कोर्ट में सब कुछ होगा। आप बस ये सोचिए कि रमेश सुरक्षित रहेगा, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो धीरे धीरे बैठ गए और उनके कंधे पर से तनाव कुछ कम हुआ। उनके चेहरे की लालिमा भी कुछ हद तक उतर गई थी। अब डर के साथ उम्मीद भी थी। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए सर्वेश से इशारा किया कि हमने पूरी फाइल को दोबारा देखा, नोट्स तैयार किए, संभावित सवालों और जवाबों की लिस्ट बनाई। हर पन्ने पर रमेश की सुरक्षा और इंसाफ की ताकत को ध्यान में रखा गया। जैसे ही तैयारी पूरी हुई, मैंने घड़ी की तरफ देखा। सुबह जल्दी निकलना था। धुंध और लंबा सफर मुश्किल बना रहा था, लेकिन अब सब कुछ तैयार था। अगले दिन रमेश के लिए इंसाफ का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। मैंने खुद से कहा कि ये सिर्फ केस नहीं है, ये मौका है ओमकार साहब की गलती और डर का सामना करने का, और ऊपर वाले का शुक्र है कि ये जिम्मेदारी अब मेरे हाथ में है।
उनकी मासूमियत और भरोसे का ख्याल आया। रमेश की नज़रें जो मुझ पर थीं, मैंने ठान लिया मैं उसे बचाऊंगा किसी भी हाल में। कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हुए ओमकार साहब की सांसें फूल रही थी। उम्र की वजह से नहीं, डर की वजह से। हर कदम पर उन्हें लगता था जैसे जमीन खिसक रही हो। सामने पुलिस वाले थे, वकीलों की भीड़ थी, काले कोटों की एक अजीब सी दुनिया, और कहीं बीच में उनका बेटा रमेश सलाखों के पीछे। मैं कुछ कदम पीछे चल रहा था, इस बार ड्राइवर बनकर नहीं, वकील बनकर भी नहीं, बस एक इंसान बनकर जो देख रहा था कि वक्त किस तरह हिसाब बराबर करता है। कोर्ट रूम में घुसते ही ओमकार साहब ने मुझे ढूंढा, आदत के हिसाब से आगम। फिर अचानक याद आया कि यहाँ आगम नहीं, एडवोकेट राघव होना चाहिए। वो चुप हो गए। जज के आने से पहले ही खामोशी भारी थी। रमेश को लाया गया, हथकड़ियां ढीली थी, पर चेहरे पर डर साफ था। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, वो ठिठक गया। शायद पहचान गया था, या शायद नहीं। उसकी आंखों में वही सवाल था, तुम यहाँ कैसे? ओमकार साहब ने धीरे से मेरी तरफ झुककर कहा, वकील साहब कुछ तो कीजिए, मेरा बेटा। उनकी आवाज टूट गई। मैंने सर हिलाया। बस इतना ही भरोसा दिलाने के लिए शब्द नहीं चाहिए होते, कभी कभी चुप्पी काफी होती है। केस शुरू हुआ। सरकारी वकील ने वही रटी रटाई कहानी रखी। गवाह, बयान, चौधरी का नाम, दबाव, सब कुछ मजबूत दिखाने की कोशिश की। जब मेरी बारी आई, मैं खड़ा हुआ। काले कोट के अंदर अब आगम नहीं था, वहां वही लड़का था जिसे कभी इसी ओमकार साहब ने कागजों से बेघर कर दिया था। माय लॉर्ड, मैंने शांति से कहा, प्रोसिक्यूशन ने जो कहानी रखी है वो अधूरी है। मैंने एक एक करके खामियां गिनाई। गवाहों के बयान का फर्क, एफआईआर दर्ज होने में देरी, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, कोई नाटक नहीं। ओमकार साहब और जज हर बात पर मुझे देखते जा रहे थे, जैसे धीरे धीरे समझ आ रहा हो कि ये आदमी सिर्फ बड़ा वकील नहीं है, ये वही दिमाग है जो कभी उनके घर की दहलीज के बाहर खड़ा था। जज ने फाइल बंद की। सीनू का केस कमजोर है, उन्होंने कहा। रमेश को जमानत मिल गई। उस पल ओमकार साहब की टांगों में जैसे जान नहीं बची। वो कुर्सी पर बैठ गए। आंखों से आंसू बिना आवाज के बह रहे थे। रमेश रो रहा था, खुलकर, बिल्कुल बच्चों की तरह। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त ओमकार साहब ने मेरा रास्ता रोक लिया। वकील साहब, फिर रुके नहीं। आगम, मैं ठिठक गया। उनकी आवाज भारी थी। अब समझ आया, उस दिन जब तूने कहा था कि ये घर तेरा भी है, तब तू गलत नहीं था, मैंने ही वो सब। उनके शब्द खत्म हो गए। मैंने उनकी तरफ देखा। अब गुस्सा नहीं था, जीत की खुशी थी। नहीं, बस एक थकान थी जो सालों की थी। चाचा, मैंने पहली बार सच में कहा, मैं आपकी मदद इसलिए नहीं कर रहा कि आप मेरे साथ गलत थे। मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि रमेश ने वो नहीं किया जिसका इल्जाम उसके सर पर है। वो उस लम्हे रो पड़े। और मेरी जायदाद? उन्होंने टूटे हुए लहजे में पूछा। मैंने आसमान की तरफ देखा कि वक्त का पहिया घूम चुका है चाचा जी। अब फैसला आपको करना है, क्या उसे रोकना है या सच में सही जगह पर आने देना है। वो कुछ नहीं बोले, बस सर झुका लिया। शायद पहली बार मैं जानता था ये लड़ाई कोर्ट में खत्म नहीं हुई, असली मुकदमा तो अब शुरू होगा। घर के अंदर रिश्तों के बीच, और उस जायदाद के कागजों में जिन पर कभी मेरे नाम की जगह किसी और का नाम लिखा गया था। वक्त ने दरवाजा खोल दिया था। अब देखना ये था कि ओमकार साहब अंदर आते हैं या फिर वहीं खड़े रह जाते हैं। कोर्ट से बाहर निकलते ही चाचा का कदम धीमा पड़ गया। वो इतने बड़े आदमी थे, लेकिन उस वक्त उनके कंधे झुके हुए, आंखों में पछतावा और डर था। रमेश को उनके साथ में देखकर भी उनका दिल पूरी तरह हल्का नहीं हुआ था। मैंने उन्हें चुपचाप देखा। उन्हें अपनी गलती और बेटे के डर का एहसास हुआ था। वो आदमी जिसने कभी किसी को डराने का नाम लिया, आज अपने बेटे की मासूमियत के सामने खड़ा था, और उसे अपनी ताकत भी फालतू लग रही थी। आगम, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने सर हिलाकर जवाब दिया कि हाँ चाचा जी। कोर्ट के बाहर खड़ी भीड़, चमकती गाड़ियां, कैमरे, सब फीके पड़ गए। वो सिर्फ अपने बेटे और मेरे सामने थे। वो पल इतना भारी था कि शब्द भी ठहर गए। ओमकार साहब ने रमेश को देखा। उनकी आंखों में डर अब खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी थोड़ी हिचक थी। उन्होंने बेटे की पीठ थपथपाई। तुम सुरक्षित हो, ये मेरी गलती थी। उनकी आवाज में टूटन महसूस हुई। रमेश ने नजरें झुकाई। शायद अपने पापा की पहली बार इतनी ईमानदारी देखी थी। आंखों में एक अजीब सा सुकून था। मैंने चुपचाप अपनी जगह पर खड़े होकर देखा कि वक्त का पहिया सच में घूम चुका था। जो डर, जो घमंड, जो ताकत, सब उस पल घिसटते घिसटते मिट गए थे। ओमकार साहब अब सिर्फ एक बाप बन गए थे जिसने अपनी औकात और गलती को महसूस किया। उन्होंने गहरी सांस ली। पहली बार उनके कंधे सीधे हुए। डर अब आंखों से उतर चुका था। हाँ,
हाँ, अब मैं सिर्फ बाप हूँ, बाकी सब पीछे छोड़ चुका हूँ। रमेश ने धीरे से अपने पापा की तरफ देखा। पहली बार उसने उन्हें समझा। डर के साथ पछतावा भी इंसान में होता है और इंसाफ सिर्फ अदालत का काम नहीं, दिल से भी होता है। हम तीनों खड़े रहे। कोर्ट की गूंज अब दूरी पर थी, बाहर की धूप आंखों में चमक रही थी। मैंने सोचा कि वक्त का पहिया धीरे धीरे घूमकर हर चीज सही जगह पर ला देता है। सिर्फ देखना चाहिए कि इंसान अपनी गलती को कब स्वीकार करता है और कब आगे बढ़ता है। ओमकार साहब ने रमेश को हाथ पकड़कर अपने साथ खड़ा किया। वो अब सिर्फ बाप और बेटा थे और मैं बस खड़ा रहा, मुस्कुराते हुए। आज का दिन सिर्फ जीत का नहीं, सबक और समझ का दिन था। अगली सुबह धुंध अभी हल्की हल्की थी और सड़कें अभी भी खाली थी। मैं राघव की वर्दी में कोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। ओमकार साहब अपने बेटे के साथ खड़े थे। रमेश का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में डर और उम्मीद की मिली-जुली भावनाएं साफ दिखाई दे रही थी। कोर्ट रूम का दरवाजा खुलते ही माहौल बदल गया। काले कोट, जज, सरकारी वकील, गवाह पूरी तरह तैयार थे। मैंने फाइल हाथ में ली और सामने खड़ा हो गया। जज साहब ने बोला कि आज रमेश और हर्षवर्धन चौधरी के मामले की सुनवाई शुरू होती है। दोनों पक्ष तैयार हैं। सरकारी वकील ने सर हिलाया। उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब मुझे पता था कि हमारे पास भी प्रूफ पूरी तरह से तैयार हैं। मैंने धीरे से शुरुआत की। माय लॉर्ड, ये केस सिर्फ आरोप है, बयान का नहीं। ये एक इंसान की मासूमियत और न्याय का सवाल है। मेरे सामने जो फाइल है उससे साफ है कि ये घटना जानबूझकर नहीं हुई थी। इसमें गलतफहमी और समय की देरी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैंने एक एक करके सबूत पेश किए, फैक्ट्स, गवाहों के बयान में अंतर। सरकारी वकील ने हर चीज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी बातें उन्हें पीछे कर रही थी। जज साहब ने ध्यान से मेरी हर बात सुनी। मैंने रमेश की उम्र, मासूमियत, सब पहलू दिखाए। जैसे ही मैंने बताया कि रमेश कोई कातिल नहीं, सिर्फ गलती में फंसा हुआ लड़का था, उसकी आंखों में आशा की एक झलक आई। ओमकार साहब हर शब्द पर मेरी ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर, पछतावा और धीरे धीरे राहत का मिला जुला एहसास था। मैं जानता था उनकी गलती अब सिर्फ उनके सामने ही नहीं, बल्कि पूरे कोर्ट के सामने सच साबित हो रही थी। मैंने धीरे से कहा, माय लॉर्ड, इस मामले में सच्चाई और इंसाफ की जरूरत है। कोई दबाव, पैसा या ताकत इसे बदल नहीं सकती। रमेश को निर्दोष मानते हुए तुरंत जमानत और केस का क्लोज होना चाहिए। कुछ पल की खामोशी। सरकारी वकील ने कोशिश की, लेकिन सबूत और लॉजिक के सामने वो कमजोर पड़ गए। जज ने फाइलें उठाई, अपना चश्मा ठीक किया और बोला, हमने पूरी सुनवाई ध्यान से सुनी। रमेश को दोषी नहीं ठहराया जाता, उसे तुरंत जमानत दी जाती है। कोर्ट का आदेश आ गया। वो पल जैसे कोर्टरूम की दीवारें, खामोशी और हवा, सबने सांस रोकी हो। रमेश की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया और अचानक से रो पड़ा। उसकी मासूमियत और डर अब राहत में बदल चुका था। ओमकार साहब की आंखों में आंसू थे। वो बस खड़े रहे, अपने बेटे को देखकर, जैसे पहली बार अपने बेटे की असली जरूरत महसूस की हो। उन्होंने उसे गले लगाया। माफ करना बेटा, मेरे फैसलों की वजह से तुम्हें डरना पड़ा, उन्होंने धीरे से कहा। रमेश बस रोता रहा और मैं पीछे खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। यही वक्त था जब समझ आया कि इंसाफ सिर्फ अदालत में नहीं, दिल में भी होना चाहिए। जज ने कोर्ट का हॉल खाली करा दिया। रमेश आजाद था। ओमकार साहब का डर धीरे धीरे उतर रहा था और मैंने वही किया जो होना चाहिए था, सिर्फ इंसाफ के लिए खड़ा रहना। चाचा ने मुझे देखा। उनका लहजा अब शांत था। और तू आगम, तूने सिर्फ मेरे बेटे को नहीं बचाया, बल्कि हमें हमारी गलती का एहसास भी दिलाया। दिल से शुक्रिया बेटा। उस लम्हे मैंने खुद से कहा कि वक्त का पहिया घूमा है और सही जगह पर सब कुछ लौट आया। अब इंसाफ पूरी तरह सामने है और कोई भी ताकत इसे बदल नहीं सकती। और उस दिन कोर्ट रूम की खामोशी, बाप और बेटे की मिलन की झलक और मेरा खड़ा होना, सब कुछ एक साथ ये दिख रहा था कि सच और इंसाफ हमेशा जीतते हैं। देखो, मैं आज जो देख रहा हूँ, जो सब हुआ, उससे मुझे एक बात और साफ हो गई। इंसानियत और सच की ताकत कभी कमजोर नहीं होती, चाहे कोई कितना भी बड़ा, कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों ना हो। अगर आप सही हैं, अगर आप मासूम हैं, तो आखिर में सच और इंसाफ हमेशा जीतता है। मैंने देखा कि ओमकार साहब जैसे बड़े आदमी भी, जिनके पास ताकत और पैसा था, आखिरकार अपने फैसलों की गलती समझ गए। उन्होंने अपने बेटे के डर और अपनी गलती को महसूस किया। यही असली ताकत है, अपनी गलती मान लेना और उसे सुधारने की कोशिश करना। और ये भी भरोसा और सही समय पर सही इंसान की मदद लेना कितना जरूरी है। मैंने रमेश के लिए सिर्फ फाइल और केस के कागज नहीं संभाले, मैंने उसको इंसाफ दिलाने की उम्मीद, उसका डर कम करने की कोशिश की।
कभी कभी इंसान की जिंदगी में वही सबसे बड़ा बदलाव ला देता है जो बहुत छोटा दिखता है पर समय पर खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी सीख ये भी है कि जो लोग दूसरों को कमजोर समझते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, अपने फायदे के लिए चोट पहुंचाते हैं। वक्त का पहिया धीरे धीरे घूमता है, सही और गलत का हिसाब बराबर होता है। आखिरकार हर किसी को उसकी जगह और उसका नसीब मिलता है। और हाँ, परिवार, रिश्ते, प्यार, ये सबसे बड़ी ताकत है। आज ओमकार साहब और रमेश का रिश्ता वही दिख रहा है। डर, गलतफहमी, गलती और इस सब के बावजूद अगर प्यार और माफी हो तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। मैंने खुद देखा कि इंसानियत, भरोसा और सच की ताकत मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। इसलिए चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे, चाहे इंसान कितना भी डर या गलती करे, अगर आप सही राह पर हैं, अगर आप अपने दिल से इंसाफ चाहते हैं, तो आखिर में सब सही होता है। और यही मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। सच्चाई, इंसाफ, माफ़ी और प्यार, ये सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।